डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी की गई टर्म 2 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 को स्टडी करेंगे और इसमें पूछे गए सभी सवालों का आंसर हम लोग ऑन वर्ड जानेंगे, मीन्स अपने शब्दों में जानेंगे, ताकि आपको प्रश्नों को याद करने में क्या हो, काफ़ी सहूलियत हो और आप परीक्षा में एक बेहतर अंक उठा सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर दी जाने वाली हर एक जानकारी और हर एक अपडेट समय पर मिलता है। अब चलते हैं सीधा सीधे हम लोग सेक्शन ए की तरफ में, क्योंकि सवाल सेक्शन ए से स्टार्ट होता है और सेक्शन ए में कहता है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि सेक्शन ए में पूछा गया जो सवाल होता है वो पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज होता है। तो यहाँ पर हम लोग पैसेज को देखते हैं कि पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज को सॉल्व करने से पहले देखिए यहाँ कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। कह रहा है कि पैसेज को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पर मैं आपको पैसेज को लाइन बाय लाइन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता दे रहा हूँ कि ये जो पैसेज है वह वाटरमेलन से है ना। और वाटरमेलन से जो चीज़ें हैं, इट मीन्स वाटरमेलन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तरबूज बोलते हैं। तो तरबूज की कहानी यहाँ पर लिखी गई है कि तरबूज की शुरुआत कब हुई थी, तरबूज के कौन कौन से बेनिफिट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में क्या क्या बताया है। नहीं, ये सारा चीज़ इस पैसेज में दिए हुए हैं। इट मीन्स अगर आप इस पैसेज का एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं इसी चैनल पे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा। इतना ही नहीं, टोटल 5 सेट में जो पैसेज दिए गए हैं उन 5 पैसेज का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशंस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पे डालूंगा। आप चैनल पर बने रहें तो जा करके आप क्या करेंगे कि हर एक पैसेज का हिंदी भी आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो मॉडल पेपर में पैसेज पूछे जाते हैं वही फाइनल एग्जामिनेशंस में भी पूछ दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि हर एक पैसेज को आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके जाएँ ताकि आपको एक बेहतर अंक मिल सके। अभी मैं सीधा चलता हूँ सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहता है, सवाल को सॉल्व करने से पहले देखिए कहता है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नहीं, कह रहा है कि आप किसी 5 प्रश्नों का जवाब दें। यहाँ पर टोटल 7 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं 7 में से आपको जो फाइनल एग्जाम में लिखना है वो 5 ही प्रश्नों को सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहाँ पर 7 सॉल्व किया हूँ ताकि आप हर एक प्रश्न के सवाल का जवाब से आप क्या हो सके, परिचित हो सके। देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है When and where did the earliest recorded watermelon harvest take place? कहता है कि कब और कहाँ वाटरमेलन का जो फसल है वह सबसे पहले लिया गया, फिर सबसे पहले उस फसल का उत्पादन किया गया, मीन्स उस फसल को लगाया गया। तो ये जो वाटरमेलन है ना, ये वाटरमेलन की जो फसल है सबसे पहले इजिप्ट में लगा था, मतलब मिस्र जो देश है वहाँ पर लगा था। और ये कितना साल पहले लगा है? 5000 साल पहले। यही चीज़ आंसर में भी डेवलप है। देखिए कहता है द अर्लीस्ट रिकॉर्ड वाटरमेलन हार्वेस्ट टुक प्लेस नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन कहता है वाई वाज वाटरमेलन प्लेस्ड इन बरियल चेम्बर। कहता है कि जो वाटरमेलन होता था उसको बरियल चेम्बर में रखा जाता था या बरियल चेम्बर में उसे दफना दिया जाता था। अब बरियल चेम्बर क्या होता है तो आप समझ सकते होंगे। बरियल चेम्बर का मतलब होता है जहाँ लोगों को दफनाया जाता है आफ्टर डेथ। डेथ होने के बाद क्या होता है कि अपनी एक संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, उस धर्म के आधार पर कुछ लोग बॉडी को जलाते हैं और कुछ लोग उसे क्या करते हैं, बरियल कर देते हैं, मीन्स दफना देते हैं। तो कहता है कि जब लोगों को दफनाया जाता था तो वहाँ पर दफनाने के साथ साथ वाटरमेलन को भी डाल दिया जाता था। तो वाटरमेलन डालने के पीछे रहस्य क्या था? तो वाटरमेलन को इसलिए डाला जाता था ताकि लोगों में एक ऐसी कह सकते हो कि मिसकंसेप्शन था या फिर कह सकते हो अंधविश्वास था कि उन लोग ये मानते थे कि अगर हम वाटरमेलन को डाल देते हैं बरियल चेम्बर में तो जो डेड बॉडी है उसको एक न्यूट्रिशन देगा। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण देगा और आफ्टर लाइफ उनको यह न्यूट्रिशन काम देगा। इसी उद्देश्य के साथ वाटरमेलन को क्या करता था, बरियल चेम्बर में डाल दिया जाता था। देखिए मैंने वही लिखा है, द वाटरमेलन वाज प्लेस्ड इन बरियल चेम्बर बिकॉज द एंसेंट इजिप्टियन बिलीव्ड दैट इट कुड प्रोवाइड द न्यूट्रिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। अब ये समझ गए होंगे। तीसरा सवाल कहता है व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अबाउट द फ्रूट। कह रहा है कि जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशंस है उनका वाटरमेलन को लेकर के क्या विचार है। तो उनका ये विचार है कि जो वाटरमेलन होता है ये वाटरमेलन हार्ट हेल्दी फ्रूट है। हार्ट हेल्दी का मतलब है कि दिल को स्वस्थ रखने वाला फल है। देखिए मैंने लिखा है द ओपिनियन ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अबाउट वाटरमेलन इज दैट इट इज हार्ट हेल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकोपिन इन दिस फ्रूट। कहता है कि इस फ्रूट में, इस फ्रूट का मतलब है कि वाटरमेलन में एक बहुत बड़ी खासियत है, उसमें लाइकोपिन पाया जाता है। और लाइकोपिन जो है वो क्या करता है कि कई तरह के डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए लिखा है लाइकोपिन इज ए गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, विटामिन सी एंड विटामिन ए। इट इज एंटीऑक्सीडेंट दैट मे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हाट डिड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाइंड इन वाटरमेलन। कहता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है देश का जाना माना यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने वाटरमेलन में क्या पाया। तो कहता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो था वह वाटरमेलन में क्या पाया कि वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जिसमें से रीच का मतलब पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइकोपिन है, जो क्या करता है कि जो हमारा डिजीज है, जो जानलेवा डिजीज हम लोग कह सकते हैं लाइक कैंसर्स, उन सारे कैंसर्स के डिजीज़ों में ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि कैंसर के रिस्क को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। देखिए लिखता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाउंड दैट मैन हु एट लाइकोपिन रिच डाइट्स ऑफ टोमेटोज एंड टोमेटोज प्रोडक्ट्स हैड लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन कैंसर्स, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर्स। समझ गए होंगे कि जो प्रोस्टेट कैंसर्स है उसका जो रिस्क है वो कम कर देता है। कौन? टोमेटोज, या कह सकते हो कि जो लाइकोपिन पाया जाता है, लाइकोपिन से रिलेटेड जो फ्रूट्स होते हैं, और उसमें से कौन सा है, वाटरमेलन भी। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटरमेलन इन्फ्लुएंस्ड चाइनीज फिजिशियंस टू रिकमेंडेड। कहता है कि चाइना का जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोग भी वाटरमेलन को क्या करता है, रेकमेंड करता है, मीन्स वाटरमेलन को खाने के लिए बोलता है। तो आखिर इस वाटरमेलन में वैसा कौन सी प्रॉपर्टीज है, वैसी कौन सी औषधीय गुण है जिस वजह से चाइना के जो डॉक्टर्स हैं इसको रेकमेंड करते हैं। तो कौन कौन सी औषधीय गुण है हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए कहता है, चाइनीज फिजिशियन रिकमेंडेड द वाटरमेलन टू बिल्ड बॉडी फ्लूइड्स, मोस्टेंस द इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज थ्रस्ट। इट हेल्प्स टू डिटॉक्सीफाई द बॉडी एंड रिमूव एक्सेस हीट। ये क्या कहता है कि जो चाइनीज के डॉक्टर्स हैं वो इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि वाटर जो है, वाटरमेलन में एक बहुत बड़ी खासियत है, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है कि वह एक तरल पदार्थ हमारी बॉडी में बना के रखता है। क्योंकि जब भी हम लोग वाटरमेलन खाते हैं तो देखते हैं कि उसमें पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, और इस तरीके से हमारा जो इंटेस्टाइन्स है ये सारी चीज़ों को, पानी का लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे हमें प्यास भी कम लगती है। गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि वाटरमेलन का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट हेल्प्स टू डिटॉक्सीफाई द बॉडी एंड रिमूव एक्सेस हीट। और ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो तापमान होते हैं, हीट होते हैं, उसको थोड़ा सा रिमूव कर देता है। इसीलिए चाइनीज के जो फिजिशियंस हैं वह वाटरमेलन को रेकमेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट आर वाटरमेलन सीड्स यूज। कहता है कि किस चीज़ के लिए या फिर कौन सी डिजीज की इलाज के लिए वाटरमेलन के सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मीन वाटरमेलन के बीज, सीड्स का मतलब बीज। तो बीज, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसके बीज के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर वाटरमेलन के बीज का क्या इस्तेमाल है। वाटरमेलन सीड्स टू रिलाइव ओरिनरी पेन एंड द फैसिलिटेट पैसेज ऑफ ओरिन। ये क्या करता है कि जो वाटरमेलन के सीड्स हैं वो क्या करता है कि यूरिनरी पेन, मतलब हमारे मूत्र मार्ग में जो दर्द होता है, पेशाब नली में जो दर्द होती है, उससे वो मुक्ति दिलाता है। टू फैसिलिटेट पैसेज ऑफ ओरिन, और हमारे पेशाब के रास्ते को क्या करता है, साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। द सीड्स हेल्प टू सूथ द किडनी एंड द ब्लैडर। और ये क्या करता है कि हमारे किडनी को भी क्या करता है, स्मूथ करता है, चिकना बनाता है, द किडनी एंड द ब्लैडर। रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन, और उसमें रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसको दूर कर देता है। ये काम है किसका, वाटरमेलन के सीड्स का। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने 7 सवालों को सॉल्व किया है, लेकिन आपको किसी 5 को करना है। हाँ, अब क्या है कि जो सवाल का जवाब मैंने दिया है, आपको तो इतना पता ही होगा कि ये सारा जवाब कहाँ पर लिखा हुआ है, पैसेज में लिखा हुआ है। अगर आप पैसेज को बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उम्मीद है कि आप पैसेज को समझ गए होंगे। अब सेक्शन बी को देख रहे हैं। सेक्शन बी में देखिएगा कि सेक्शन बी में पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं वो एडवांस राइटिंग स्किल से होता है। एडवांस राइटिंग का स्किल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर लिटरेचर से नहीं, मतलब आपके बुक से नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो राइटिंग सेक्शन से पूछा जाता है, जो कि टर्म 2 में हम लोग को पढ़ना है क्या, नोटिस पढ़ना है, रिपोर्ट पढ़ना है और लेटर टू द एडिटर पढ़ना है। तो यहाँ पर सवाल भी इन्हीं तीनों से पूछा गया है, नोटिस से और लेटर टू एडिटर और रिपोर्ट, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कहा गया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान देना है। एक बार इंस्ट्रक्शन पे नजर डालते हैं। कहता है
आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। कहता है कि यहाँ पर 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं और 3 में से किसी 2 सवाल को सॉल्व करना है, और उस 2 सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो वर्ड्स लिमिट है वो कितना है, 100 वर्ड्स। तो देखते हैं हम लोग वो कौन कौन से सवाल है। मैंने यहाँ पर भी तीनों सॉल्व किया है आपकी सहूलियत के लिए। पहला सवाल कहता है कि यू आर करुणा ऑब्लिक करण या स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, लास्ट डे ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर नोटबुक ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स, यू वांट टू गेट इट बैक, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। कहता है कि पिछले क्लास में आपने क्या किया कि आपकी जो केमिस्ट्री का नोटबुक था, उस केमिस्ट्री के नोटबुक को आपने खो दिया, ठीक है, कहीं पर गुम हो गई। किस दौरान? लंच ब्रेक के दौरान। लंच के टाइम में वो आपका जो नोटबुक है वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गया, जिसको आप नहीं जान पा रहे। तो आप एक नोटिस लिखिए और उनसे आग्रह करिए कि जो लोग इसको पाया है, मीन्स आपके नोटबुक को पाया, वो क्या कर दे, रिटर्न कर दे। नहीं, ताकि उस नोटिस को हम कहाँ लिख सके, स्कूल नोटिस बोर्ड में लिख सके। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप नोटिस को सीखे होंगे, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर सर ने आपको ज़रूर सिखाया होगा कि नोटिस जब लिखा जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नेम ऑफ स्कूल लिखते हैं। मैंने भी नेम ऑफ स्कूल लिखा है, यहाँ पर दिखेगा साइंस वर्ल्ड पब्लिक स्कूल रांची। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पर जो सवाल है ना, उसमें तो किसी स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन में कोई स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ रहे तो आप स्वतंत्र होते हैं आप किसी भी स्कूल के नाम को चुनने के लिए, है ना। तो मैंने यहाँ पर अपनी सहूलियत के अनुसार से साइंस वर्ल्ड पब्लिक स्कूल रांची चुना। आप दूसरा कुछ चुन सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया है पार्टिकुलर तो उसी नाम को लिखें। उसके जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नोटिस। देखिए मैंने यहाँ पर नोटिस लिखा और उसके बाद हम लिखते हैं लॉस्ट 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 लॉस्ट। अब सवाल आता है कि सर लॉस्ट लॉस्ट क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग नोटिस बना रहे हैं वह नोटिस किसके लिए बना रहे हैं, मिसप्लेस्ड के लिए। और मिसप्लेस्ड से संबंधित नोटिस को हम लोग जिस टाइटल के अंदर लिखते हैं उसको कहते हैं लॉस्ट। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, लॉस्ट। आप देख पा रहे होंगे, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है जब कोई वस्तु खोने की बात हो तब। उसके बाद क्या करेंगे कि जब हम इतना सारा कुछ काम करेंगे तब उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, डेट, है ना। मैंने यहाँ पर देखिए आपके सामने मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, डेट। आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी इस जगह पर डेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा कंटेंट है, हम जो कहना चाहते हैं उस चीज़ को कहेंगे। देखिए मैंने लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द लंच पीरियड। कहता है कि मैंने अपना केमिस्ट्री नोटबुक जो है, केमिस्ट्री लेक्चर्स का जो नोटबुक था वो क्लासरूम में मैंने खो दिया ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। कब? लंच ब्रेक के दौरान। इफ़ एनीवन फाइंड्स इट, अगर किसी को यह मिलता है, प्लीज सबमिट टू द प्रिंसिपल और अंडरसाइन। तो या फिर इसे आप प्रिंसिपल को सबमिट कर दें या फिर नीचे जो लिखा हुआ नाम है उसको सबमिट कर दें। द फाइंडर विल बी सुटेबल अवार्डेड फॉर दिस काइंड एक्ट। और जो फाइंडर है उनको एक सूटेबल अवार्ड मिलेगा इस महत्वपूर्ण काम के लिए या फिर इस कृपा के लिए। समझ गए होंगे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जिसका नाम चर्चा किया गया है, नाम करुणा चर्चा किया गया था। देखिए मैंने करुणा लिखा, किस क्लास का है, क्लास 12। यहाँ पर भी मैंने क्लास 12 लिखा। उसके बाद अपना रोल नंबर को पुट करना है ताकि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी सीनियर स्टूडेंट्स पाया हो तो उनको आसानी से एक्सेस करने में हेल्प हो सके, वो आपको खोज सके। उम्मीद है कि ये 8वां नंबर सवाल आप समझ गए होंगे। अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखिए क्या कह रहा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इम्पोर्टेंस इन द कंट्री एज इज गिवन टू एकेडमिक्स। कहता है कि वर्तमान दौर में गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया है हमारे देश में और नहीं एकेडमिक्स में, नहीं विद्यालय में। राइट ए लेटर टू द एडिटर, आप एक चिट्ठी लिखिए एडिटर को ऑफ ए नेशनल डेली, किसी राष्ट्रीय अखबार के संपादक को, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और उनको ये बताइए कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स क्या है, मतलब स्पोर्ट्स एंड गेम्स के महत्वपूर्ण चीज़ों को बताइए। एंड ऑन द नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, और उनसे कहिए कि इस पर क्या करना है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है हम लोगों को। यू आर सुनीता ऑब्लिक समीर ऑफ 223/D मेन रोड रांची, है ना। तो क्या कहता है आप समझ गए होंगे कि हमें जो चिट्ठी लिखनी है वो किसको लिखना है, लेटर टू द एडिटर। अब यहाँ पर समझिए कि जब भी हम चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं तो चिट्ठी लिखने से पहले हम क्या करते हैं कि सेंडर एड्रेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस। तो देखिएगा कि मैंने भी यहाँ पर सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा है। सेंडर एड्रेस क्या था कि 23 मेन रोड रांची। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखलाया 23/D मेन रोड रांची मैंने लिखा।
अब क्या करते हैं कि सेंडर एड्रेस के बाद हम लोग डेट को लिखते हैं। मैंने फिर यहाँ पे डेट पे लिखा और उसके बाद फिर डेजिग्नेशन लिखते हैं, चिट्ठी जिसको लिखना रहता है उसको लिखते हैं। हमें चिट्ठी किसको लिखना है, द एडिटर को, तो मैंने द एडिटर लिखा। और किसी नेशनल डेली बोला गया था, अखबार का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने किसी अखबार का नाम चुन लिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, और एक पिन कोड मैंने डाल दिया। पिन कोड अपने मन से डाल सकते हैं जो आपको लगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, आप इस जगह पर देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट हमने क्या लिखा, कि सब्जेक्ट लिखा है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कहता है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करना है, किसको लेकर के, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस को बताना है। उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखे, देखिए कि जब इतना सारा काम कर लेते हैं तो फिर हम लोग सर लिखते हैं। मैंने सर लिखा और उसके बाद एकदम लाइन को स्टार्ट किया। लाइन क्या स्टार्ट किया, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द फैक्ट दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इंपॉर्टेंस एज इज गिवन टू एकेडमिक्स। कहता है कि आपके लोकप्रिय अखबार के माध्यम से मैं आम लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, किसकी ओर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस की तरफ में, है ना। एज ए रिजल्ट आवर अचीवमेंट्स इन द इंटरनेशनल अरेना आर नॉट वेरी स्पेक्टाकुलर। और परिणाम ये है कि जब हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल जो क्षेत्र है वहाँ पर हम लोगों का जो प्रदर्शन है वह स्पेक्टाकुलर नहीं रहा। स्पेक्टाकुलर का मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, इसके तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। अब आगे हम लोग बॉडी कंटेंट लिखते हैं। देखिए बॉडी कंटेंट में हमने क्या लिखा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ग्रेजुअली लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस बिकॉज देयर इज नॉट मच अवेयरनेस। कहता है कि वर्तमान दौर में हम लोग ये कह सकते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लेकर के लोगों का जो नज़रिया है वह बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, लोगों में जागरूकता की कमी हो गई है, इसलिए गेम्स का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। Therefore it needs to be created, जिसके कारण हमें क्या करना है कि लोगों के बीच में फिर से जागरूकता फैलाना है। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। कहता है कि पेरेंट्स को और पेरेंट्स के साथ साथ विद्यार्थी को ये समझने की आवश्यकता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, किसी भी बच्चे की संपूर्ण विकास के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दे बिकम हेल्दी बाय प्लेइंग द गेम एंड लर्न टीम वर्क विथ डिसिप्लिन। कहता है कि गेम को खेल करके वह स्वस्थ तो हो ही सकता है, साथ ही साथ वह क्या सीख सकता है, टीम वर्क एंड डिसिप्लिन को। पीपल फेल टू रियलाइज दैट स्पोर्ट्स आर ए ग्रेट करियर ऑप्शन। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं या फिर लोग ये महसूस नहीं कर पाते हैं, ये महसूस करने में असफल है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी एक बहुत बड़ा करियर है। स्पोर्ट्स पीपल नॉट ओनली बिकम द फेस ऑफ द कंट्री। कहता है कि खेल कूद वाले जो लोग होते हैं ना वह सिर्फ देश का ही चेहरा नहीं होता, बट ऑल्सो दे अर्न वेल, वे लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। आई होप यू विल पब्लिश द अबव मेंशन फैक्ट्स इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स एमंग पब्लिक एंड एकेडमिकन्स। कहता है कि उम्मीद है कि ऊपर लिखे गए फैक्ट्स को आप अपने लोकप्रिय अखबार में जगह देंगे, जिससे आम लोग भी जागरूक होंगे और साथ ही साथ जो शिक्षक हैं, जो एकेडमिकन्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो लोग भी इसके तरफ ध्यान देंगे, है ना। इतना कुछ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हमने लिखा है थैंक यू, आप भी लिखेंगे थैंक यू। यहाँ पर के छूट गया है ना, थैंक का स्पेलिंग में के मिसप्लेस है तो आप के डाल देंगे। थैंक यू योर्स ट्रूली समीर, है ना, समझ गए होंगे। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि जो योर्स ट्रूली है ना, बहुत बार बच्चा यहाँ पर योर ट्रूली लिखता है, तो योर ट्रूली लिखना गलत होगा। आपको हमेशा क्या करना है, योर्स ट्रूली लिखना है ना। उम्मीद है कि ये बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद सीधा चलेंगे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लास्ट वीक ऑन योर वे टू स्कूल यू विटनेस्ड एन इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग नियर और स्कूल। कहता है कि पिछले सप्ताह आपने क्या देखा कि रास्ते में जब आ रहे थे तो आप उसका एक कह सकते हो विटनेस्ड रहे, आपने अपनी आंखों से देखा चेन स्नैचिंग हो रहा था। क्या हो रहा था, चेन स्नैचिंग। चेन स्नैचिंग का मतलब जो चेन होते हैं, गले का चेन होता है, उसको झपट लेना। नियर और स्कूल, ये घटना कहाँ घटी, आपके विद्यालय के बगल नियर में। या कपल ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल चेस्ट द स्नैच्ड। कहता है कि आप ही के विद्यालय के जो सीनियर स्टूडेंट थे, कपल ऑफ सीनियर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो चेन स्नेचर्स हैं उसका पीछा करते हैं, काउट हिम और पकड़ लेते हैं, एंड हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, और उसे क्या करते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑन दिस डेयरिंग एक्ट। कहता है कि इस साहस भरा
कार्य को लेकर के आप एक रिपोर्ट लिखिए जिसको आपके स्कूल मैगजीन में क्या किया जा सके, पब्लिश किया जा सके, है ना। समझ गए सवाल। अब देखिए मैंने रिपोर्ट लिखा। रिपोर्ट जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। देखिए मैंने हेडिंग डाला या रिपोर्ट ऑन चेन स्नेचिंग, और किसके द्वारा लिखा गया, अमर के द्वारा। मैंने लिखा बाय अमर, क्लास 12th का स्टूडेंट है। अब यहाँ पर कहता है कि पिछले सप्ताह, है ना। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि लास्ट डे, आप इस जगह पर लास्ट वीक भी लिख सकते हैं, है ना। कहता है कि लास्ट डे ए चेन स्नैचिंग इंसिडेंट अकर्ड नियर आवर स्कूल। पिछले दिन हमारे विद्यालय के बगल में नज़दीक में क्या हुआ कि एक चेन स्नैचिंग की घटना घटी। इट वॉज अबाउट 8:30 AM, और समय कितना बजे का था, 8:30 बजे का। द गार्जियन वाज, है ना, यहाँ पे गार्डियन लिखा गया है जिसको आपको गार्जियन करना है। द गार्जियन वाज कमिंग टू ड्रॉप देयर चिल्ड्रेन एट द स्कूल। और जब 8:30 बज रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे कि जो गार्जियंस थे, अभिभावक थे, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहे थे अपने बच्चों को। रियाज मदर वाज अबाउट टू क्रॉस द रोड आफ्टर ड्रॉपिंग हर डॉटर टू स्कूल। कहता है कि हमारे विद्यालय की एक रिया नाम की बच्ची थी जिसकी माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद वो वापस लौट रही थी। सडनली अ बाइक केम टुवार्ड्स हर, अचानक एक बाइक वाले आते हैं, एंड स्नेच द नेकलेस फ्रॉम हर नेक, और उसके गले से नेकलेस को क्या कर लेते हैं, झपट लेते हैं। सी साउटेड इन फियर, वह डर से चिल्लाने लगती है। या कपल ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स रन टुवार्ड्स द बाइक। कहता है कि हमारे ही विद्यालय का जो सीनियर स्टूडेंट था वह उस बाइक की तरफ दौड़े, एंड थ्री अ बिग स्टोन एट द स्नेचर, और जो स्नेचर था उस पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिए। फाइनली दे काउट हिम, अंततः उन्होंने उसे पकड़ लिया, एंड हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। एवरीवन प्रेज्ड देम फॉर देयर डेयरिंग एक्ट। हर एक लोग उन कपल ऑफ जो सीनियर स्टूडेंट्स था उनका काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया। उम्मीद है कि इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे, है ना। अगला सवाल चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब सेक्शन सी का जो सवाल है ये क्या कहता है कि यहाँ पर देखेंगे सेक्शन सी क्या कहता है। सेक्शन में चलते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। कहता है कि यहाँ पर 5 से अधिक सवाल पूछे गए हैं और अधिक में से आपको 5 ही सवाल का जवाब देना है। इट मीन्स यहाँ पर भी 7 सवाल पूछे गए हैं और आपको 5 सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल क्या कहता है कि देखिए, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट। कहता है कि जो चंपारण की घटना घटी थी, ये सवाल इंडिगो से उठाया हुआ है। तो कहता है कि चंपारण के जो पीजेंट थे उन लोग ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को एज ए रेंट क्या देते थे, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट्स, और अब ब्रिटिश शासक उन लोगों से क्या चाहते थे। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो चंपारण के किसान थे उनको मात्र 15% मिलता था, और बाकी जो रकम होते थे, बाकी जो फसल की क्वांटिटी होती थी वह सारा किसको दे देते थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को एज ए रेंट। देखिए वही चीज़ मैंने लिखा है कि द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। मतलब जो प्लांटर्स था, ब्रिटिश प्लांटर्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उन लोगों ने ये कहा था कि आप खेती करिए और खेती के बदले में आप 15% रखिए, और 15% के बाद जो होते वो मेरे को इंटायर दे दीजिएगा। दिस वाज डन ऑन ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था एक लंबे समय के लिए किया गया था। व्हेन द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन जब लैंडलॉर्ड को ये पता चलने लगा या फिर जान गया कि जर्मनी जो है एक कृत्रिम नील का उत्पादन करना शुरू कर दिया है, दे वांटेड टू डिजॉल्व द एग्रीमेंट। तो वो चाहते थे कि इन लोगों के बीच में जो 15% का एग्रीमेंट बना हुआ है वह एग्रीमेंट टूट जाए, ताकि हमें 15% अब किसानों को पेड करना नहीं पड़े। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि देखिएगा, What gift did the peddler leave for Adela and why was the happy to see it? कहता है कि जो पैडलर है उन्होंने एडला के लिए कौन सा गिफ्ट छोड़ा था और एडला उसे देख करके क्यों खुश हुई थी। कहता है एडला वाज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड। कहता है कि एडला जो है वह पैडलर के द्वारा छोड़ा गया गिफ्ट को देख करके वह काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उसे ये अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी कि उसे गिफ्ट छोड़ करके जाया जाएगा। सी फाउंड द स्टॉलिन 30 क्रोनर इन ए ट्रैप। उन्होंने क्या पाया कि 30 क्रोनर पाए जो उन्होंने चुराया था, वह उसे उस पिंजरे में छोड़ के चले गए थे। सी वॉज ओवरजॉयड टू अंडरस्टैंड दैट हर काइंडनेस एंड चेंज द पैडलर एंड ब्राउट आउट हिज एसेंशियल गुडनेस। वह काफ़ी खुश हुई, इसलिए खुश हुई क्योंकि उसके अंदर की छुपी हुई अच्छाई को उन्होंने अपने व्यवहार से निकाल दिया था, उभार दिया था, और इस वजह से एडला क्या थी, उस गिफ्ट को देख करके काफ़ी खुश हुई। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, डिड सॉफी रियली मेट डेनी कैसी। कहता है कि क्या वास्तव में जो सॉफी है वह डेनी कैसी से मिली थी। वाई डिडंट सॉफी वांट जेनसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डेनी। कहता है कि सॉफी क्यों नहीं चाहती थी कि
जेंसी इस बात को जाने कि वह डैनी से मिली हुई है या डैनी के से मिलने की कहानी को वो जाने, है ना। आंसर मैंने लिखा है कि नो, सोफी नेवर रियली मेट डैनी कैसी। वास्तविकता ये है कि सोफी वास्तव में डैनी कैसी से कभी मिली नहीं थी। शी हैज जस्ट सीन डैनी कैसी ऑन द फील्ड व्हेन शी वेंट टू वॉच द टीम यूनाइटेड या प्ले या फुटबॉल मैच। कहता है कि वह वास्तव में मिली नहीं थी, एक बार उन्होंने देखी थी। कब? जब वह मैच को देखने के लिए गई थी। मैच देखने के दौरान उन्होंने डैनी कैसी को सामने से देख पाई थी, वो भी काफ़ी दूर से। शी डिड नॉट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर मीटिंग विद कैसी बिकॉज जेंसी कुड नॉट कीप ए सीक्रेट, है ना। कहता है कि वह नहीं चाहती थी कि जेंसी उसकी मीटिंग को जाने, क्योंकि जेंसी में एक डिमेरिट्स था कि वह किसी भी सीक्रेट को अपने पास नहीं रख पाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कहता है कि कवि के अनुसार कि जो यह थिंग ऑफ ब्यूटी है वह इन सारे ट्रबल से हमें क्या करता है, निकाल देता है और हमारा लाइफ में प्यार और खुशियां भर देता है। नहीं तो वह कौन सा थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो इन सारी चीज़ों को हटाता है। कहता है नो डाउट्स देयर इज ट्रबल्स एंड सफरिंग इन ह्यूमन बींग्स लाइफ। कहता है कोई शक नहीं है कि लोगों के जीवन में सफरिंग्स और ट्रबल्स है, बट ए ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग जॉय। लेकिन एक जो सुंदर चीज़ें हैं वह लोगों के जीवन में खुशियाँ लाता है और उसको मानसिक शांति प्रदान करता है, और ये हमेशा करता है। दे रिमूव ग्लोम, और इस तरीके से उसके अंदर जो छाई हुई दुख है या कह सकते हैं अपसेट है, वो सारा चीज़ों को वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सवाल कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम या रोड साइड स्टैंड, व्हाई इज इट वैन। कहता है कि कवि ने कविता में चाइल्डिश लॉन्गिंग का जिक्र किया है, तो वो चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है। नहीं, और यह जिक्र कौन से कविता में किया है, या रोड साइड स्टैंड। और कहता है कि वह चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या हो जाता है, वैन चला जाता है, बर्बाद हो जाता है का। आंसर मैंने लिखा है चाइल्डिश लॉन्गिंग लिटरली मीन्स टू वांट एंड वेट फॉर समथिंग विदाउट पुटिंग लॉजिक ऑन इट। कहता है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है कि अगर इसको एक हम लोग ग्रामर तरीके से देखें, एक साहित्य के तरीके से देखें, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का इंतजार करना और इंतजार करने के पीछे किसी भी तरह का लॉजिक नहीं होना, है ना। द पोएट रेफर्स टू द लॉन्गिंग ऑफ द पीपल रनिंग टू द रोड साइड स्टैंड्स एज ए चाइल्डिश। कहता है कि पोएट ने लोगों को चाइल्डिश लॉन्गिंग की तरह रेफर किया है या फिर उसको चाइल्डिश लॉन्गिंग कहा है, जो लोग रास्ते के किनारे क्या लगाते हैं, मीन्स अपना स्टैंड लगाते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। वे लोग उम्मीद करते हैं कि वैसे ग्राहक आएंगे जो उससे क्या करेंगे, कुछ खरीदेंगे, बट दे डिड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम देम। लेकिन कोई उसके दुकान से कुछ खरीदते नहीं है। दैट्स वाई दे आर वेटिंग गोज इन वैन। इसीलिए उन लोगों का इंतजार क्या हो जाता है, पूरी तरह से व्यर्थ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो अबाउट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी। ये सवाल जो है आने वाला परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सवाल को हर हालात में आप लोग क्या करेंगे, सीख लेंगे। आंसर मैंने लिखा है कि इस सवाल को अगर मैं थोड़ी सी हिंदी बताने की कोशिश करूँ तो हिंदी ये होगा कि बामा पहली बार कब सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जानी, है ना, और उस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जानने के बाद उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। कहता है कि बामा केम टू नो अबाउट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी सिस्टम। कहता है कि बामा सोशल डिस्क्रिप्शन को या फिर कह सकते हो कि अपने कम्युनिटी से तब जाना जब वह कितने साल की थी, व्हेन शी वाज इन 3rd क्लास, जब वह 3रे क्लास में पढ़ रही थी। वन डे शी वाज रिटर्निंग हर होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन वह विद्यालय से वापस घर आ रही थी। ऑन द रोड शी सॉ एन एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट कैरिंग वादाइस फॉर द लैंडलॉर्ड। एक दिन वह क्या देखी कि रास्ते में जब वो वापस स्कूल से घर आ रही थी तो क्या पाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति वादाइस को ले जा रहा है अपने मालिक के लिए। लैंडलॉर्ड का मतलब मालिक के लिए। अब कहता है कि वादाइस क्या होता है, तो वादाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि वादाइस का मतलब है कि जो मिक्सचर वगैरह हम लोग समझते हैं, मिक्सचर नमकीन जो तला भुना सामान होता है वो। द मैनर इन विच ही कैरिड द पॉकेट बाय होल्डिंग इज स्ट्रिंग। जिस तरीके से वो उस पॉकेट को लेकर के जा रहा था वो बड़ा ही अजीब था। क्या कर रहा था कि वह बूढ़ा व्यक्ति एक डंडे में एक स्ट्रिंग को लगाया था, स्ट्रिंग मतलब रस्सी को लगाया था, और उस रस्सी से उस पॉकेट को बांध दिया था। मेड बामा लाफ। और इस चीज़ को देख करके, इस दृश्य को देख करके बामा को हंसी आ जाती है। शी शेयर दिस कॉमिक इंसिडेंट टू हर ब्रदर। और वह इस इंसिडेंट को अपने भाई के साथ शेयर करती है। उनका भाई का नाम
आनंद होता है। हाउएवर ही वाज नॉट अम्यूज्ड एंड ही टोल्ड मामा, और जब वो शेयर करती है तो उसकी भाई जो है किसी भी तरह का चौंकता नहीं, किसी भी तरह का वो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देता है जो चौंकने लायक हो। उन्होंने मामा को बताया दैट द एल्डर वाज बिहेविंग दैट वाई, क्योंकि ये जो एल्डर है वो इस तरह से इसलिए व्यवहार कर रहा था बिकॉज पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी वर कंसिडर्ड ऑफ लो कास्ट, क्योंकि वह जो बूढ़ा व्यक्ति का जो कम्युनिटी है, समाज है, वह एक नीच जाति से बिलोंग करता है, निम्न वर्गीय परिवार से या निम्न जाति परिवार से बिलोंग करता है। इसलिए लोग क्या करते थे, मीन्स सोशल डिस्क्रिमिनेशंस करते थे। समझ गए ये बात। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ द स्टोरी टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो। कहता है कि जैक के द्वारा अपनी बेटी को कहानी सुनाया जाता था, तो वह जो कहानी है उसकी बेसिक लाइन क्या हुआ करता था, है ना। आंसर हमने लिखा है कि जैक टोल्ड हर स्टोरीज आउट ऑफ हिज हेड। कहता है कि जॉक अपनी बेटी को जो कहानी सुनाते थे वह एक काल्पनिक कहानी होती थी। द बेसिक लाइन ऑफ द स्टोरी यूज टू बी सेम विथ लिटिल वेरिएशन। कहता है कि बेसिक लाइन जो कहानी का होता था वह सेम होता था, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती थी। द स्टोरी ऑलवेज यूज टू बी अबाउट ए क्रिएचर। कहानी में हमेशा एक क्रिएचर का इस्तेमाल किया जाता था और उसका नाम रोजर होता था, कभी रोजर स्कंक के नाम से, कभी रोजर फिश के नाम से। इट ऑलवेज हैड ए वाइज ऑल, और इस कहानी में हमेशा एक बुद्धिमान उल्लू होता था, एक जादूगर होता था एज द मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र के रूप में। उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तरफ में, और लॉन्ग क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, सेक्शन डी में। इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि आंसर एनी वन क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। यहाँ पर जो सवाल है वो क्या कितने सवाल दिए गए हैं, 2 सवाल दिए गए हैं, और 2 सवाल में से किसी एक सवाल को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो पहला सवाल कहता है वह पहला सवाल क्या है देख पाएंगे। पहला सवाल कहता है कि वाई डिड डैरी विश टू गो बैक टू मिस्टर लैम। कहता है कि डैरी मिस्टर लैम के पास जाने की इच्छा रखता है, क्यों। तो आपको बता दूं कि मिस्टर लैम जो है वह भी एक फिजिकल हैंडीकैप्ड बंदा है जो आर्मी में काम किया करता था, लेकिन एक बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान उसके एक पैर जो है उड़ गए थे, और डैरी का जो चेहरा है वो क्या है, जला हुआ था। और ऐसे स्थिति में उन दोनों के बीच में एक दोस्ती हो जाती है, और वो जो दोस्ती होती है वह डैरी के जीवन में एक नया मोड़ ला देती है, एक नया टर्निंग पॉइंट हो जाता है। क्योंकि लैम और डैरी के बीच के जो कन्वर्सेशन हुए, उस कन्वर्सेशन में डैरी के अंदर एक नया बीज बो दिया, या नया बीज की शुरुआत हो गई, जो ये कहता है कि तुम्हें जीवन को जीना है पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। इसलिए वह लैम से प्रभावित होता है, और प्रभावित होने के कारण ही वह वापस लैम से मिलने के लिए जाना चाहता है। देखिए मैंने आंसर क्या लिखा, मिस्टर लैम्स ट्राइज टू रिमूव डैरीज फियर्स व्हेन ही एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन। कहता है कि मिस्टर लैम जो है वह डैरी के फियर को रिमूव करने की कोशिश करता है जब डैरी उसके बगीचे में इंटर करता है, प्रवेश करता है। इनफैक्ट वास्तव में ही वेलकम्स डैरी इनटू द गार्डन। वास्तव में वो क्या करता है कि डैरी का अपने बगीचे में स्वागत करता है। दे हैव ए लॉन्ग कन्वर्सेशन। उन दोनों के बीच में एक लंबी बातचीत होती है। डैरी सेज दैट, डैरी कहता है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम ड्यू टू हिज बर्ड फेस। डैरी कहता है कि लोग उसके जले हुए चेहरे को देख करके डर जाते हैं। मिस्टर लैम्स रिप्लाइज दैट देयर आर अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड टू बी नोटिस्ड। कहता है मिस्टर लैम कि देखो भाई, तुम जो डर देख पा रहे हो कि लोग तुमसे डर जाते हैं ना, इसको नोटिस मत करो, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं नोटिस करने का, तुम उसको नोटिस करो। ही आस्क्ड डैरी हाउ वन कैन डिस्टिंग्विश ए फ्लावर फ्रॉम ए वीड व्हेन बोथ आर प्लांट्स। कहता है कि आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से लोग जो है ना वह डिफरेंस करते हैं, किसके किसके बीच में, फ्लावर के बीच में नहीं, और वीड्स के बीच में नहीं। तो वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार समझते हो ना, जिसका कोई मतलब नहीं है। कहता है कि लोग जो है ना वह फूलों में, खरपतवार में भी क्या करता है, डिफरेंस करता है व्हेन बोथ आर प्लांट्स, जबकि दोनों ही क्या है, प्लांट है। खरपतवार भी एक प्लांट है और फ्लावर्स भी एक प्लांट है। तो दोनों लोगों का नजरिया क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। फूल के लिए फूल की नजरिया होती है और खरपतवार के लिए खरपतवार की नजरिया होती है। दे आर ऑल लाइफ, यही तो जीवन है, लोगों के अलग अलग नजरिए हैं। ही ऑल्सो टेल्स डैरी दैट ही हैज़ टू टेक रिस्क बाय कमिंग आउटसाइड ऑफ हिज सेल। कहता है कि तुमको एक जोखिम लेना पड़ेगा। तुम जिस पर्यावरण में रह रहे हो, जो एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, उस एटमॉस्फेयर से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, उस कोठरी से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। हर एक लोगों के जीवन में क्या है, परेशानी है। बट इट इज आवर एटीट्यूड दैट मैटर्स। लेकिन हमारा एटीट्यूड कैसा है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। मेरे पैर नहीं है, उसके बावजूद मैं जिंदगी को जी रहा हूँ, है ना। और एक तुम हो जिसके पास, तुम्हारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी परेशान हो, है ना। इसीलिए कहता है कि नजरिया मैटर करता है, प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करता। मिस्टर लैम्स एसोसिएशन विथ हिम हैज़ गिवन बर्थ टू डिजायर इन डैरी। कहता है कि इस तरीके से मिस्टर लैम
और डेयरी के बीच में हुए कन्वर्सेशन डेयरी में एक नया जीवन डाल देता है, एक नई बर्थ हो जाती है डेयरी का, और उसमें एक बर्थ होता है किसका, मीन्स एक डिजायर जगती है, एक इच्छा जगता है जिंदगी को जीने का, या डिजायर टू लिव विथ हिज डिफॉर्मिटीज, एक इच्छा की जागृत हो जाती है अपनी अपंगता के साथ जिंदगी जीने का, या डिजायर टू फेस द वर्ल्ड, लोगों के कह सकते हो कि सामना करने का, विथ ए हाफ फेस, आधे चेहरे से। सो डेयरी विश टू गो बैक टू मिस्टर लैम, इसीलिए डेयरी क्या करना चाहता है, मिस्टर लैम के पास वापस जाना चाहता है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ आफ्टर स्कूल, व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। कहता है कि सोफी के पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, है ना, कब, स्कूल से कंप्लीट करने के बाद। व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ आफ्टर स्कूल, नहीं, कहता है कि सोफी के पास वह कौन कौन से सपने देखती हैं, अपने उन सपनों में कौन कौन सा ऑप्शंस है अपने विद्यालय पूर्ण करने के बाद। व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, जेंसी उस तरह के सपने से उसे डिस्करेज करती है या फिर सोफी का डिस्करेज करती है, इस तरह के सपने को देखने से मना करती है, वो ऐसा क्यों करती है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि सोफी वाज ड्रीमी गर्ल, सोफी क्या है, एक ड्रीमी गर्ल है। सी इंडल्ज इन फैंटासी, वो हमेशा काल्पनिक जीवन में जीती है। हर ड्रीम्स वर विल्ड, उसके जो सपने हैं वह काल्पनिक हैं। इम्प्रैक्टिकेबल है एंड इम्पॉसिबल है, मतलब किसी भी तरीके से वो सपने को साकार करना में सक्षम नहीं है। सी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए बुटीक इन द सिटी, वो सपना देखती है कि शहर में उसका एक बुटीक खुल जाए। टू सेव मनी टू हैव ए बुटीक, वो सोचती है कि हम पैसे बचाएंगे और पैसे बचा करके बुटीक खोल लेंगे। सी वुड बी ए मैनेजर, वह मैनेजर बन जाएगी। एन एक्ट्रेस और या फैशन डिजाइनर, उसे लगता है कि पैसे कमाने के लिए वह मैनेजर बनेगी, एक्ट्रेस बनेगी या फैशन डिजाइनर बनेगी। सी थॉट द वर्ल्ड इज वेटिंग टू रिसीव हर, उसे ऐसा लगता है कि पूरा जो दुनिया है वो उसका इंतजार कर रहा है। विथ द ओपन आर्म्स, एकदम खुले बाहों से उसका स्वागत के लिए। सी कन्विंस्ड हरसेल्फ, वो अपने आप को मनाती है क्या, दैट सी मेट डेनी कैसी वाइल सी बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वह अपने आप को यह कहती है कि वह डेनी कैसी से मिल चुकी है, और जबकि वह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और डेनी कैसी से मिलना उसके बस की बात नहीं होती। दैट्स वाई नो वन बिलीव्ड ऑन हर स्टोरी एक्सेप्ट हर ब्रदर जियोफ, कहता है कि सोफी के द्वारा बताई गई कहानी पर या फिर बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है एक्सेप्ट उसके बड़े भाई का नाम क्या है, जियोफ। नहीं तो सोफी किस तरह की लड़की है, कौन कौन से सपने देखते हैं, उसके पास कौन कौन से विकल्प हैं, यह बात आप समझ गए होंगे। जेंसी उसे क्यों डिस्करेज करती है, मैंने नीचे की लाइन में जिक्र किया है। जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स बिकॉज सोफीज ड्रीम वर फैंटासी, नहीं, वह इसलिए डिस्करेज करती है क्योंकि सोफी का जो ड्रीम्स होता है वह काल्पनिक होता है, एंड इम्पॉसिबल, वो क्या होता है, असंभव होता है। सी हैड नेदर मीन्स नोर स्किल टू अचीव, उम्मीद है कि ये बात अब पूर्णतः आप समझ गए होंगे, मतलब सेट 2 में पूछे गए हर एक सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। साथ ही साथ इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मोर एंड मोर वीडियोज आपको मिलता रहे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके करियर के दृष्टिकोण से, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आने वाली परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।